हेलो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल, द name of which is Competitive English by Jatin Madan. In this particular session, we are going to discuss with you some idioms and phrases. This is going to be our fourth session of idioms and phrases, and these idioms and phrases are very important from examination point of view. So let's discuss it. तो पहला आपका ईडियम है 61st, दैट इज स्पिन वंस व्हील्स। ये यूज़ किया जाता है तब जब आप अपने एफर्ट्स यानी कि प्रयासों को व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, बेफालतू में प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप एक ऐसी स्थिति इमेजिन कर सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कार मड में या स्नो में धंस गई है एंड उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप एक्सेलरेटर तो प्रेस कर रहे हैं, आप रेस तो दे रहे हैं, पर आपकी कार के व्हील्स घूम रहे हैं, पर आपकी कार मूव नहीं कर रही, सिर्फ व्हील्स घूम रहे हैं। इसका मतलब ये निकल के आया कि आप अपने पेट्रोल को व्यर्थ खर्च कर रहे हैं, कोई भी गेन आपको हासिल नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं स्पिन वंस व्हील्स। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटल। लिटल का मतलब ना के बराबर, और नो गेन, जब आपको कुछ भी हासिल ना हो उससे। तो आपका आंसर आएगा सी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। लिखा है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, यानी कि आप किसी की प्रोग्रेस में अड़चन डाल रहे हैं, आप किसी की सफलता में हैम्पर क्रिएट कर रहे हैं, दुविधा क्रिएट कर रहे हैं, किसी को रोकने का काम कर रहे हैं। यू आर रेजिस्टिंग समवन इन हिज प्रोग्रेस। तो आपका आंसर रहेगा इसका क्या? टू मेंटेन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल नहीं। टू बी एडवांटेजेस एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, एडवांटेजेस नहीं सर, डिसएडवांटेजेस होगा। टू ब्लेम द अदर पार्टी, बिल्कुल नहीं। टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, येस इट इज़ द राइट आंसर। किसी की प्रोग्रेस में डिफिकल्टी डालना, दैट इज़ टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील्स। आपको बता दो स्पोक क्या होता है। साइकिल का टायर आपने देखा होगा, ये सेंटर है टायर का एंड दिस इज़ रिम, और जो सेंटर को रिम से जोड़ता है, जो वायर्स सेंटर और रिम को जोड़ती हैं, उसे बोलते हैं स्पोक। और स्पोक डालना व्हील के अंदर, इसका मतलब डिफ़िकल्टी पैदा कर देना होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63 इज़ अ वाइल्ड गूज चेज। चेज का मतलब सर्च, आप किसी का पीछा कर रहे हैं, और ये एक प्रकार की सर्च होती है, एक ऐसी सर्च जो व्यर्थ है। अ फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, मतलब आप किसी चीज़ को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलने वाली। इसका मतलब है अ फ्यूटाइल सर्च, और यू कैन से अ वाइल्ड गूज चेज। तो फ्रूटफुल सर्च नहीं हो सकता, टाइमली सर्च नहीं हो सकता, यूजलेस सर्च, येस दिस इज़ द राइट आंसर। रॉन्ग डिसीजन नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 इज अ गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको किसी पर्सन को भला मानस बताना होता है। एक ऐसा इंसान जो ना जानते हुए भी किसी की मदद कर दे, एक ऐसा स्ट्रेंजर जो ना जानते हुए भी किसी की मदद कर दे, दैट इज़ ऑल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, या बोले फिलएंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट किसी गरीब की मदद कर दे, जो कोई रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट हुए विक्टिम की कोई मदद कर दे, उसे हॉस्पिटल ले जाए, तो वो एक गुड समैरिटन कहलाएगा। अ चैरिटेबल एंड हेल्पफुल पर्सन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 65 इज फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है ये बताने के लिए कि ये मेरा रिलेटिव है या मेरी फैमिली से बिलोंग करता है। इफ़ आई से शिवान इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब ही बिलोंग्स टू मी, ही बिलोंग्स टू माई फैमिली, दैट इज़ फ्लैश एंड ब्लड। पहला इसका मीनिंग ये निकल के आता है। याद रखिएगा ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, रिलेटिव आपका ऑप्शन नहीं है। दूसरा मीनिंग निकल के आता है जब आपको बताना होता है द ह्यूमन बॉडी। जब आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना होता है तो आप ह्यूमन बॉडी की जगह फ्लैश एंड ब्लड का यूज़ कर सकते हैं। अ पर्सनस फिजिकल बॉडी एंड देयर नीड्स इज सेट टू बी नोन एज फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी को दर्शाना हो सकता है। तो 65 का आंसर रहेगा पर्सनस फिजिकल बॉडी एंड देयर नीड्स। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। टू मेक अप वंस माइंड, अपना माइंड बना लेना। मैंने माइंड बना लिया है, इसका मतलब मैं डिटरमाइंड हो गया हूँ, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा। आई हैव मेड अप माई माइंड दैट आई एम गोइंग टू क्रैक SSC दिस ईयर।
मैंने अपना मन बना लिया है, मैंने डिसीजन ले लिया है। तो मेकअप वंस माइंड का यूज़ आप तब करते हैं व्हेन यू हैव मेड अ डिसीजन, तो आपने डिसीजन ले लिया, टू मेक अ डिसीजन। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 इज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब है एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना जहाँ पर आप अपना खर्च बहुत मुश्किल से कमा पा रहे हैं। कहने का मतलब है जो चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरत की हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर और सेफ्टी, उसके लिए जो धन है वो बहुत मुश्किल से पैदा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कमाया जा रहा है। टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, और यू कैन से डेली पानी पीने के लिए कुआं खोदना, डेली पानी पीने के लिए कुआं खोदना हिंदी में इसे बोलते हैं। तो लिविंग अ मिजरेबल लाइफ और लिविंग इन मिजरेबल कंडीशंस, दयनीय स्थिति में गुजारा करना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ज़्यादा खर्च ना कर पाना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 68 इज किक द बकेट। ये कल भी बताया था मैंने आपको। टू गिव अप द घोस्ट, याद कीजिए, टू गिव अप द घोस्ट क्या मीनिंग होगा? टू गिव अप द घोस्ट, इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना। इसका मतलब है मर जाना। तो आप बोल सकते हैं ही किक्ड द बकेट इन 2009, इसका मतलब ही डाइड इन 2009, वो 2009 में मरा, उसकी मृत्यु 2009 में हुई। तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी प्रोसेस का एंड हो जाना, या टू बी किल्ड, मारे जाना, टू बी किल्ड। ठीक है, जैसे मैनी एनिमीज बिट द डस्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, फॉर द फ्रीडम, फॉर द स्ट्रगल फॉर ऑफ फ्रीडम, मतलब स्ट्रगल करते करते बहुत सारे एनिमीज की मृत्यु हो गई थी। तो आप बोल सकते हैं टू बिट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट इसका मतलब क्या होगा? टू बी किल्ड। व्हेन अ प्रोसेस कम्स टू एन एंड, जब एक प्रोसेस खत्म हो जाती है तब आप यूज़ करते हैं इस ईडियम का, टू बाइट द डस्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है जो चीज़ आवश्यक है, जो जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप सही काम कर रहे हैं। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है आप वही काम कर रहे हैं। कहने का मतलब यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको अगर कोई मंजिल हासिल करनी है और आप सही रास्ते पर हैं, इसका मतलब यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसे इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आप सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक तो पर्सन जो इररेलेवेंट पढ़ रहा है, जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें पढ़ रहा है, वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। सक्सेस वो हासिल कर पाएगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। तो आप बोल सकते हैं टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। आप वो काम कर रहे हैं जिस चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 71 इज डैम्प स्क्विब। स्क्विब क्या होता है? एक प्रकार का क्रैकर होता है, पटाखा, क्रैकर। और डैम का मतलब हो गया गीला। तो गीला पटाखा क्या वो जलेगा अगर आप उसे आग लगाएंगे? जी नहीं। इसका मतलब वो एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा जो आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। आप बोल सकते हैं सर वो एक कंप्लीट फेलियर है। इट वॉज अ डैम स्क्विब। मान लीजिए मैं किसी मूवी को देखने के लिए गया और बहुत चाव से गया कि उसकी मूवी बहुत अच्छी होगी। तो जब मैंने मूवी को देखा, इट वॉज रियली अ डैम्प स्क्विब। इसका मतलब इट वॉज रियली अ कंप्लीट फेलियर। तो आपका आंसर रहेगा अ कंप्लीट फेलियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 इज टू गेट ऑन नर्व्स। इसका मतलब होता है टू बी इरिटेंट। इसका मतलब है किसी के दिमाग पर चढ़ जाना, और यू कैन से किसी का दिमाग खाना, और यू कैन से किसी को बहुत परेशान करना, टू मेक समवन एनॉय। एनॉय का मतलब होता है चिढ़ा देना, किसी पर्सन को इरिटेट कर देना, दैट इज टू बी एन इरिटेंट। गेट ऑन नर्व्स। दिस इज़ मॉर्निंग टाइम एंड यू कैन नॉट गेट ऑन माई नर्व्स। ये सुबह का वक्त है और तुम मेरा दिमाग इस प्रकार से नहीं खा सकते। यू कैन नॉट एनॉय मी, डोंट ट्राई टू एनॉय मी। आप मुझे परेशान मत करो, इसका मतलब है गेट ऑन नर्व्स। बढ़ते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। किसी भी बात को सही तरीके से समझा पाना, किसी भी बात को
बिल्कुल सही तरीके से समझा पाना जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दैट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट। किसी को लिखित में दे देना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, दैट इज़ इन ब्लैक एंड वाइट। अ वेरी क्लियर चॉइस दैट कॉजेज नो कंफ्यूजन इज़ द राइट आंसर। किसी बात को समझा पाना बहुत अच्छे तरीके से जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दैट इज़ टू टेल समथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। जैसे ही एक्सप्लेन टू मी एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, उसने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया ऐसे कि मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 74 इज टू बी ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब है सातवें आसमान पर होना, मतलब बहुत खुश होना। यहाँ पर क्लाउड 9 है पर हम बोलते हैं सातवें आसमान पर होना, हिंदी में ये बोला जाता है। तो इसका मतलब है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन ही फाउंड अ जॉब। जब उसे एक जॉब मिली, ही फेल्ट हिमसेल्फ टू बी ऑन क्लाउड 9। उसने अपने आप को सातवें आसमान पर पाया, यानी कि उसने बहुत खुशी को हासिल किया। ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 इज एक्लीज हील्स। एक्लीज हील का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक्लीज एक बच्चा था और उसकी मदर, और उसकी मदर को पता था कि एक्लीज की लाइफ जो है वो लंबी नहीं रहेगी, वो बचपन में ही गुजर जाएगा। तो उसे बहुत टेंशन होती है। उसकी मदर क्या करती है, एक्लीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी रिवर में नहलाने के लिए लेके जाती है जहाँ पर ये एक मिथ होता है कि अगर किसी भी पर्सन को इस रिवर में नहला दिया जाएगा तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। क्योंकि रिवर बहुत नीचे होती है, तो एक्लीज की मदर उसे हील्स से पकड़ के, उसके पैरों से पकड़ के उसे डिप करती है पानी के अंदर। जहाँ जहाँ पानी लगता है वो वहाँ से स्ट्रांग हो जाता है, पर जहाँ से एक्लीज की मदर ने पकड़ा होता है उसे, यानी कि हील से, यानी कि पैरों से, वहाँ पर वो वीक रह जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी टच नहीं हो पाता। तो वो छोटी सी जगह पूरी बॉडी के अंदर क्या बन जाती है, उसकी कमज़ोरी बन जाती है। तो बहुत फाइट्स जीतता है वो, पर एक समय ऐसा आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और पता लगता है कि उसकी मृत्यु एंकल पर चोट लगने से हुई थी, यानी कि पैर का जो घुटना, पैर का जो टखना होता है उस पर चोट लगने से उसकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से कहावत बनी थी एक्लीज हील, यानी कि पूरा ताकतवर होते हुए भी एक छोटी सी वीकनेस जो बहुत डेडली है, जो बहुत फेटल है, जो किसी पर्सन की मृत्यु का कारण बन सकती है, दैट इज एक्लीज हील। तो अ फेटल, फेटल का मतलब डेडली, डेडली का मतलब घातक, वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ऑल ओवर स्ट्रेंथ। क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 76 इज टू कलर वंस मास्ट। इसका मतलब है इरादा कर लेना, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप निकले हैं उसको हासिल किए बिना वापस ना आना, मतलब अपने कदम को पीछे ना लेना, दैट इज टू कलर वंस मास्ट। रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन मतलब वापस आने से इनकार कर देना। जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निकले हैं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी जी जान लगा देना, दैट इज रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन। पेंडोराज बॉक्स वो होता है जो कि सोर्स होता है मैनी प्रॉब्लम्स का। एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम, चार प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ अगर निकल रही हैं किसी भी चीज़ से, उसे आप बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स। मान लीजिए किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में युद्ध हो जाता है, तो वो युद्ध जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। उससे जाने जा सकती हैं, उसकी इकोनॉमी, एक देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरे देश जब युद्ध करती है कंट्रीज़, तो कई बार मदद नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब दैट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, ऑफ मैनी ट्रबल्स, यू कैन से। अ प्रोलिफिक सोर्स, प्रोलिफिक का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है कई ज़्यादा, सोर्स स्रोत ऑफ ट्रबल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का स्रोत होना, सोर्स होना, दैट इज पेंडोराज बॉक्स। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78 इज टू एंड इन फियास्को, सब व्यर्थ हो जाना। अ कंप्लीट फेलियर इज द राइट आंसर टू दिस। फियास्को का मतलब यूजलेस होता है, यूजलेस, उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, तो उसे बोलते हैं टू एंड इन फियास्को, दैट इज अ कंप्लीट फेलियर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एडम्स एल का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है वाटर। जैसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एडम्स एल इन द डेजर्ट, डेजर्ट में एडम्स एल का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, डेजर्ट में वाटर का मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो एडम्स एल को आप
वाक्य में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वाटर की जगह, तो क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आज का आखिरी, दैट इज़ इन अ जिफ़ी। इन अ जिफ़ी का मतलब, जिफ़ी का मतलब होता है क्विकली, मतलब आप हड़बड़ाहट में हैं। कोई भी काम अगर हड़बड़ाहट में किया गया है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ डन इन अ जिफ़ी। तो आपका आंसर क्या रहेगा? फील्ड विन अप्रिसिएशन नहीं, इन एन अप्रोप्रिएट मैनर बिल्कुल भी नहीं, समथिंग दैट इज़ डन वेरी क्विकली बहुत जल्दी से किया गया है, टू फॉल इन लव नो। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए 20 ईडियम्स और बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स थे। आशा करूँगा कि मैं आपको 20 ईडियम समझाने में कामयाब रहा हूँगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स तक। और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जतिन मदान, तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे अहेड।